प्रिय मित्रों, आज हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का होता है, ये सब चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन आप बात करेंगे कि यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने की कौन कौन सी प्रमुख स्किल्स हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, व्हाट आर द की कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स। सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन रिटन, वर्बल, बॉडी लैंग्वेज या और भी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वह पूरी तरह से अपनी जगह वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, तब हमारा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि दुनिया में लगभग 85% समस्याएं हमारे कम्युनिकेशन के कारण ही पैदा होती हैं। दूसरी है इंटरपर्सनल स्किल। जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल है, जो हमारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, वह बहुत उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए। और उसके लिए आई एम ओके और यू आर ओके वाला मोड जो हमारा है उसमें हमें रहने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी जो प्रमुख स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जीवन में प्रॉब्लम सदा आती हैं और सदैव आती रहेंगी। जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है वह या तो उसने कोई बड़ा काम नहीं किया या कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि जीवन में जब हम कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स को पार करना ही मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, उमंग मिलती है, जोश आता है, संतुष्टि मिलती है। नंबर 4 है लीडरशिप स्किल। हमें लीड करना आना चाहिए, हम सदैव फॉलोअर ना बने। अब जमाना फॉलोअर बनने का नहीं रहा, तो वी हैव टू टेक लीड। तो हमारी लीडरशिप स्किल बहुत मजबूत होनी चाहिए। और नंबर 5 है नेगोशिएशन। लाइफ इज ए फुल ऑफ नेगोशिएशंस। हम सुबह से शाम तक जिस भी क्षेत्र में जीवन के में हम चाहे व्यक्तिगत हों, प्रोफेशनल हों या ट्रैवल कर रहे हों या किसी और काम में हो, सुबह से शाम तक हम हर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम नेगोशिएट करते हैं। तो हमारे विचारों में भी नेगोशिएशन की स्किल रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को किस लेवल तक ले जाना है, वह आना आवश्यक है। आइए इन पांचों को, बहुत सारी और स्किल्स भी हैं लेकिन आज हम इन पांचों को एक एक करके समझाएंगे, क्योंकि ये की रिजोल्यूशन स्किल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल है क्या? Communication skills are the abilities that allow us or you to exchange information and ideas with others. They are useful in both personal and professional settings. हम अपने जब भी बात करते हैं तो जो हम कह रहे हैं सामने वाला वही समझ रहा है या कुछ और समझ रहा है। जीवन में बहुत बार कुछ ऐसा होता है कि मैं सोचता हूं कि मैंने सब कुछ ठीक कहा और सामने वाले ने कई बार कुछ नहीं समझा। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए हमें अपनी भाषा किस तरह की रखनी चाहिए और कम्युनिकेशन को ठीक करने के मैंने कुछ यहाँ मेजर पॉइंट्स पर चर्चा करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम दूसरे वाले की बात को पूरा सुना है। हमारी लिसनिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और सुन करके हम रिएक्ट ना करें, प्रॉपर रेस्पॉन्ड करें कि वह क्या जानना, क्या समझना, क्या करना चाहता है और हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरा, स्पीकिंग। हमें बोलना चाहिए कि हम किस तरह के शब्दों का चयन करें, किस तरह की टोन रखें। कई बार हम बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं लेकिन टोन इतनी हार्श हो जाती है कि गड़बड़ हो जाती है। तो स्पीकिंग भी एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी हम मुंह से कुछ कहते हैं और बॉडी कुछ कहती है। हम जब गुस्से में होते हैं तो हमारी आंखें बता देती हैं, हमारी बॉडी कांपने लगती है, थरथराने लगती है, बता देती है। तो हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या जो बॉडी लैंग्वेज है वह भी बहुत वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए, ताकि कहीं भी कोई कम्युनिकेशन का ये। नेक्स्ट है एम्पैथी। हम सामने वाले को कभी भी सिंपैथी से कोई बात ना करें, उसके लेवल पर जाकर उसी के स्तर पर उसी की भाषा में बात करें ताकि उसको
हमारी बात बहुत आसानी से समझ में आए। नंबर नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। जो मैंने ऊपर बात की थी लिसनिंग की, हमारी लिसनिंग इतनी एक्टिव हो कि सामने वाले को यह कहने का मौका ना मिले कि आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे। नंबर नेक्स्ट है आस्किंग क्वेश्चंस। जहां हमें डाउट हो, हमें प्रश्न पूछना आना चाहिए। और हाउ टू आस्क पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस, ये एक आर्ट है। आप यदि ये आर्ट नहीं जानते हैं तो जीवन में बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी। तो हाउ टू मेक क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, दिस इज एन आर्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नंबर नेक्स्ट है हमेशा कूल और काम रहकर बात करें, क्योंकि गुस्से से कभी कुछ हल नहीं होता और गुस्से में हमारी इमोशंस हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और देखिए ऐसी बात कही जाती है कि जब हम बहुत खुश हों या जब बहुत दुखी हों या गुस्से में हों तो कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें सदैव काम और कूल रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में भी इमोशंस वीक होते हैं और लव एंड अफेक्शन में भी इमोशंस वीक होते हैं। नंबर नेक्स्ट है गिविंग एनकरेजिंग क्लूज। सामने वाले को उसकी बात, हमारी अपनी बात को समझने के लिए कुछ एनकरेजिंग क्लूज दीजिए, हिंट दीजिए, कुछ मदद कीजिए ताकि वह हमारी बात को ठीक से समझ सके। नंबर नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंटल। आप कभी भी लाइफ में जजमेंटल मत बनिए। ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही होगा, मैं सही कह रहा हूं, ये गलत ही कहता है। तो हम लाइफ में बहुत सारे जाने अनजाने ऐसे जजमेंट लेते हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है और हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाता है। तो आप हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन कीजिए, बात को ओपन रखिए, सामने के थॉट को, सामने के आइडियाज को वेलकम कीजिए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल के कुछ मेजर पैरामीटर्स हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरी स्किल की, वो है इंटरपर्सनल स्किल। अब इंटरपर्सनल स्किल में हमें समझना होगा interpersonal skills are the behaviors and tactics a person uses to interact with others effectively. People use interpersonal skill all time when dealing with others, whether in the workplace, social situations or within the family. तो उसके लिए हमें इंटरपर्सनल स्किल करते वक्त हमें 14 चीजों पर बहुत केयरफुल रहना चाहिए। नंबर 1 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम बहुत डिटेल में अभी बात कर चुके हैं। दूसरा है एम्पैथी। हम कभी भी अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में ना ले जाएं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी जीवन को बर्बाद करते हैं। तो हम हमेशा सामने वाले के लेवल पर लेकर बात करें। नंबर 3 इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें इमोशनली ना तो वीक होना है न सामने वाले को इमोशनली वीक करना है। बहुत सारे लोग सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकालते हैं, बाद में रिलेशन खराब होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनाना बहुत जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जितनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजोल्व करें उतनी जल्दी हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो इंप्रूव कर जाती हैं। इसीलिए अगली आती है नेगोशिएशन, कि हम छोटे छोटे नेगोशिएशंस, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम और आप एक ही एयरप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं। आप एरोप्लेन में अंदर घुसे, आपको साइड की सीट चाहिए, तो आप सामने वालों से किस तरह से बात करेंगे वह आपको माने और आपको अपनी सीट दे। वो नेगोशिएशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले सामने वाले की नीड को समझने की कोशिश करें और फिर उससे रिक्वेस्ट की भाषा में बात करें। नंबर 6 पर है लिसनिंग। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक भाव हमारे जीवन का सबसे उत्तम टूल है। हम सदैव सकारात्मक सोचें, टीम वर्क काम करें, कोलैबोरेशन करें, लीडरशिप स्किल को डेवलप करें, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग रखें। नेक्स्ट है मीडिएटिंग करें,
ना वो लूज करे ना मैं लूज करूं, कोई मीडिएटर की तरह हम कुछ काम करें। परसुएशन और मोटिवेशन, अपने आप को भी मोटिवेट करें, सामने वाले को भी मोटिवेट करें। तो यदि हम ये 14 एक्टिविटीज अपने ट्रांजैक्शंस में रखते हैं तो हमारी इंटरपर्सनल स्किल या दूसरों के साथ हमारे व्यवहार करने का तरीका या हमारे बातचीत करने के संस्कार बहुत उत्कृष्ट बन जाते हैं। अगला हम तीसरा बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि प्रॉब्लम जीवन में हमेशा रहती हैं और जो जितनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उतनी जल्दी ही वह महान बन जाता है। इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन बहुत छोटी सी मैंने दी है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले है आइडेंटिफाई करना कि कहां गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, कौन गलती कर रहा है। They involve using knowledge, facts and data to find the solutions. तो हमें किन चीजों पर काम करना है? नॉलेज, फैक्ट्स और डेटा पर। कहीं भी हमें इनके अतिरिक्त जो और चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग फिक्शन में बात करते हैं, फिक्शन जीवन में कभी काम नहीं आता। एंटरटेनमेंट थोड़ी देर देगा फिर खत्म हो जाएगा। मैं कुछ उदाहरण देता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन लेना सीखें। जीवन में छोटा मोटा हानि लाभ लगा रहता है, तो हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कम से कम लॉस करके मैक्सिमम गेन किया जाए। नंबर 2, क्रिएटिविटी। नए आइडिया जनरेट करें, नई टूल्स एंड टेक्निक्स को खोजें, नए सॉल्यूशंस अपने दिमाग में पैदा करें। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग। हम करने से पहले क्रिटिकल थिंकिंग करें, कौन सा आइडिया फिट रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा, सामने वाला किन चीज़ों को नाराज हो सकता है, उसका राशनल क्या है, यहाँ कौन कौन से लॉजिक्स काम कर सकते हैं। तो ये एनालिटिकल एबिलिटी से, इवेल्युएशन से, सिंथेसिस से क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। और नंबर नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। हम केवल सुनने के लिए नहीं सुना, हम अंडरस्टैंड करें कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या मतलब है। अब इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके मैं 7 कुछ तरीके आपको बात कर सकता हूं। सबसे पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम। हम पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि प्रॉब्लम है क्या, क्यों है, कैसे खत्म की जा सकती है, किसके स्तर पर है, कितनी बड़ी है। जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते तो सॉल्यूशन सही नहीं हो सकता। दूसरा, एनालाइज करें कि प्रॉब्लम क्यों हुई, अब कैसे समाप्त होगी। नंबर नेक्स्ट है डेवलप द पोटेंशियल सॉल्यूशंस। जो सॉल्यूशन मैं पास्ट में देख चुका हूं, सब चीजें अनुभव के आधार पर नहीं सुलझाई जा सकती, अनुभव से बेस बनाया जा सकता है। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज और जो डेवलप पोटेंशियल सॉल्यूशंस है उन नेचर्स को भी डेवलप करें। इवेल्युएट द ऑप्शंस। हम कौन सा ऑप्शन दी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसको इवेल्युएट क्विकली करना सीखें। बहुत सारे लोग ठीक से इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। हम जो दो दी बेस्ट ऑप्शंस है हमारे एनालिटिकल टूल के आधार पर उसको यूज करें। इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। और लास्ट में है मेजर द रिजल्ट। कितना खोया, कितना पाया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये 7 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस में काम करती हैं। जो लोग इनको डेवलप कर लेते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स आर द स्किल्स or are the strength and abilities individual demonstrate that help to oversee process, guide initiatives and steer their employee towards achievement and goals। ये बहुत हल्की सी, सुंदर सी, सरल सी डेफिनेशन है कि जो लीडरशिप स्किल्स है या एबिलिटीज हैं वह हमारे किन चीजों को मजबूत करती है कि जो हम ओवरसी, जो प्रोसेस को ओवरसी करते हैं, जो हमारे इनिशिएटिव्स लेने के गाइडिंग फैक्टर्स हैं और जो एम्प्लॉय की
अचीवमेंट को बढ़ाने में या गोल को अचीव करने में या प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं, वो सब लीडरशिप के तहत आते हैं। दूसरी भी डेफिनेशन एक आती है, लीडरशिप स्किल्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन पोजिशनिंग एग्जीक्यूटिव्स टू मेक थॉटफुल डिसीजंस। हम उल्टे पुल्टे डिसीजन ना लें, थॉटफुल डिसीजंस हों अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, मिशंस एंड गोल्स। जो मेरे लाइफ के मिशन है, विजन को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है, प्रॉपरली रिसोर्स को एलोकेट करना है, या जो डायरेक्टिव्स हैं उनको किससे क्या काम कराना है। तो ये चीजें लीडरशिप का हिस्सा है। वैल्यूएबल लीडरशिप स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू डेलीगेट, काम किससे कराना है, कैसे कराना है, कम कराना है। इंस्पायर, लोगों को उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। और कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अपनी बात को सकारात्मक और प्रभावशाली ढंग से कहना। ये सब लीडरशिप स्किल में आते हैं। अदर लीडरशिप ट्रेट्स इंक्लूड्स ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, कॉन्फिडेंस है, परसुएशन है, कमिटमेंट है, क्रिएटिविटी है, मोटिवेशन है, सपोर्ट है, टीम बिल्डिंग है, ये सब है। इसीलिए मैंने इसको लीडरशिप स्किल्स को 14 भागों में बांटने की कोशिश की है और हर चीज को अलग अलग तरीके से सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है। सबसे पहला है ओपन कम्युनिकेशन। हम कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना पूछें, हमेशा ओपन रहें, किसी को जज ना करें, एम्पैथेटिकल बात करें, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करें, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, विचारों में दूसरे के विचार को भी सुने, अपनी बात को भी कहें और फ्लेक्सिबल रहें। सामने वाला कोई सही बात कह रहा है तो उसको स्वीकारें। टाइम मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, मेंटरशिप, रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल्स। बहुत सारे हमारे जो पीयर्स होते हैं या जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं उनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, उनको करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखें, डेलीगेट करना सीखें, काम को ऑर्गेनाइज करना सीखें और लोगों से अपने बारे में फीडबैक लें और लोगों को ऑनेस्ट फीडबैक दें। तब लीडरशिप क्वालिटीज पूरी होती हैं। अब हम बात करेंगे अगली है नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल का मतलब है, नेगोशिएशन स्किल्स आर द एबिलिटीज एंड टेक्निक्स यूज्ड टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। हम बिना कुछ खोए बहुत जल्दी से किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचकर एक एग्रीमेंट विन विन सिचुएशन में बना सके। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक्टिव लिसनिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, बार्गेनिंग स्किल्स है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात और भी क्लियर कर दूं, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में दोनों में बहुत अंतर है। नेगोशिएशन में आदमी विन विन सिचुएशन में रहता है, बार्गेनिंग में गिव एंड टेक में रहता है। तो बार्गेन करने में मैं कितना देकर कितना वापस ले रहा हूं, वह बार्गेनिंग है। नंबर नेक्स्ट है ट्रस्ट बिल्डिंग करें। देखिए, बहुत सारे काम जीवन में किसी चीज से नहीं होते, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा कोई काम नहीं कर सकते। हमेशा आदमी शंका में रहेगा। ऐसे ही कुछ और चीजें हैं। व्हेन डू यूज द नेगोशिएशन स्किल, कब यूज करनी चाहिए हमें? नंबर 1, व्हेन यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर पर्सन और ग्रुप, तब हम नेगोशिएट करें। दूसरा, व्हेन यू वांट टू प्रिवेंट ए फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, ताकि भविष्य में भी कोई किस तरह का विवाद खड़ा ना हो। नंबर 3, व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, अपना आइडिया बेच रहे हैं, दूसरे का खरीद रहे हैं। नंबर 4 है when you are negotiating between employees and prospective employees। यहां दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एम्प्लॉयर्स एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। ये बहुत जरूरी है। जब आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं तो आपकी नेगोशिएशन स्किल कुछ और होगी, और जब आप अपने पर्सपेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के साथ बात कर रहे हैं तो आपकी नेगोशिएशन स्किल कुछ अलग तरीके की होगी। तो वो दोनों ही स्किल आना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज और अथॉरिटीज, तो ये
चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और इन्हीं को हमें समझकर अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्किल को ठीक करने की, उत्कृष्ट बनाने की, क्विक डिसीजन लेने की आदत डालनी आवश्यक है। अब आपको बात करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज ये कौन कौन सी हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 2, ब्रिंग इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ इन्वॉल्व कीजिए। नंबर नेक्स्ट है फाइंड और प्रोवाइड सॉल्यूशंस, आप अपनी तरफ से इनिशिएट करके और सॉल्यूशन दे सकते हैं। मेंटर या मॉनिटर स्टेक होल्डर्स, एक एक स्टेक होल्डर्स को मॉनिटर करते रहें, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या गतिविधि है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को बहुत तेजी से रिजॉल्व करते हैं। विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स शुड यूज, हमें कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, किन परिस्थितियों में करनी चाहिए, उसके कुछ बातें कर लेते हैं। यह बहुत अच्छी चीज है। नंबर 1, नो सिंगल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक नीम हकीम जकरे जान तो हो सकता है, एक ही दवा से सारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके लिए कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। एस्टेब्लिश ग्राउंड रूल्स। नंबर 2 है फॉर्म एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लान्स। नंबर 3 है फॉर्म ए बेटर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान। इन चीजों को यदि हम करें तो हम अपने सक्सेस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इफ योर स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी तो हमारे काम जल्दी होंगे, और यदि अनहैप्पी है तो देर से होंगे। नेक्स्ट है सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अर्ली, जितनी जल्दी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट को हमें उतनी जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, और कौन सी कहां कैसे यूज करनी है उन सबको हमें इस सीक्वेंस में काम करना चाहिए। और while resolving a conflict keep the following points in mind। जब आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की प्रोसेस को ऑन करते हैं, प्रोसेस में रहते हैं, तो किन चीजों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, ईच पार्टिसिपेंट डिजर्व रेस्पेक्ट, सबकी रेस्पेक्ट करें। दूसरा, हमेशा काम और राशनल रहें, लॉजिकल बात करें, इर्राशनल या कभी भी आप एज ए जज कोई काम ना करें। नंबर 3 है पीपल आर सेपरेट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, आदमी को, किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम के साथ जोड़कर मत देखिएगा, प्रॉब्लम अलग है और पर्सन अलग है। ईच पार्टिसिपेंट शुड बी लिसन्ड प्रॉपरली और पेशेंसली, हर एक की बात को सुनिएगा। नेक्स्ट है देयर आर ऑलवेज एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, हमें लाइफ में कई बार एग्री टू डिसएग्री होना पड़ता है, इस कला को सीखिएगा, और नहीं तो जीवन में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है यू शुड एक्सप्लोर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, हम नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहें। माइंड योर बायसेस, कहीं मैं बायस तो नहीं हो गया हूं। डू नॉट पिक साइड्स, किसी की साइड मत लीजिएगा, हमेशा ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। डोंट फोर्स और प्रेशर द पार्टिसिपेंट्स, किसी पर दबाव जिंदगी में कभी मत बनाइएगा, नहीं तो एक बार रिलेशन बिगड़ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है पोस्टपोन कॉन्फ्लिक्ट में फीस्टर, मतलब यदि आपने बार बार किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पोस्टर करते जाते हैं, छोटी सी बीमारी को आगे बढ़ा जाते हैं, छोटी सी जो फुंसी है वो अल्सर बन जाती है। तो प्रॉब्लम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उसे आइडेंटिफाई करें, उसे सॉल्व करें, निप इन द बड जिसको कहते हैं वो करना जरूरी है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, डोंट लेट इट एक्सीलेट एंड डू नॉट जर्नलाइज द इश्यूज, हर प्रॉब्लम में भी कॉन्फ्लिक्ट मत करिएगा। तो ये कुछ
चीजें हैं जो हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के समय अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद। बेनिफिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है ए मोर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। दूसरा है रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, झगड़े कम होंगे तो स्ट्रेस भी कम होगा, एंजाइटी भी कम होगी, ज़्यादा काम होगा, सबके साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे, टीम मजबूत होगी, आउटपुट अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये इतने बेनिफिट हैं और आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे, चेहरे पर खुशी रहेगी, तनाव कभी नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि